नेक्स्ट है, अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किससे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको ऑलरेडी बनाना आता है। कैसे बनाना आता है भाई? जो प्रोडक्ट आपने ओजोनोलिसिस कराते टाइम उसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से बनाया था, वो का वो ही प्रोडक्ट आपको जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तब बनाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमको पता ही है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से क्या बन रहा था? या तो कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर HCOOH हुआ तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? CO2 में और H2O में। और अगर कीटोन बन रहा है तो कीटोन का कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि अगर हमने एल्कीन्स लिया है और हमने रिएजेंट लिए हैं KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, KMnO4 कहलाता है परमैंगनेट और K2Cr2O7 कहलाता है डाइक्रोमेट, तो क्या बनेगा भाई? हमको या तो एसिड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। ठीक है, इफ और HCOH का हमने देख लिया, HCOH बना तो क्या मिलेगा? फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो किसमें? CO2 एंड H2O में। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने रिएजेंट क्या लिया है? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो हमने क्या देखा था भाई? इस डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ो, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 3 और ये 4। ठीक है, तो हमने यहां से तोड़ा तो 1 पे डबल बॉन्ड O लगेगा और 4 पे डबल बॉन्ड O लगेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। 1 पे डबल बॉन्ड O लगा, 1 पे मिथाइल ग्रुप भी है, इसलिए क्या बन गया? यहां पे कीटोन बन गया। ठीक है, 4 पे देखो एल्डिहाइड बना, क्योंकि एक वैलेंसी यहां पे किससे सेटिस्फाइड थी? H से, तो एल्डिहाइड बना। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाले प्रोडक्ट की, तो जो एल्डिहाइड है अगर वो HCOOH नहीं हुआ, मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं हुआ, दूसरा कुछ हुआ जैसे कि ये है, तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का हमने यहां पे क्या बनाया? सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के जैसा। कब? जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन की। अगला है, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी पोजीशन पे? अलाइलिक के लिए और बेंजाइलिक पोजीशन के लिए। कहां पे कौन क्या सब्स्टिट्यूशन है? ये अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसी एक एल्कीन में। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यार ये अलाइलिक पोजीशन और ये बेंजाइलिक पोजीशन क्या है। तो अलाइलिक पोजीशन तो बहुत सिंपल, बेंजाइलिक भी सिंपल ही होती है भाई। डबल बॉन्ड जो है उसके जस्ट पास वाले कार्बन को अलाइलिक पोजीशन बोली जाती है। ये जो इस वाले कार्बन की जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है? अलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन कहलाता है। सिमिलरली एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है भाई? बेंजाइलिक पोजीशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई? अलाइलिक पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन हो गई? बेंजाइलिक। नोट करो कि ये जो पोजीशन है ये बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक कार्बन और जोड़ दूंगा तो वो अलाइलिक पोजीशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड नहीं है। तो समझ में आया अलाइलिक और बेंजाइलिक का फंडा। अब देखो इसकी सब्स्टिट्यूशन अपन कैसे करा सकते हैं, समझना। देखो, जब हम एल्कीन्स को ट्रीट करते हैं Cl2 या फिर Br2 के साथ हाई टेम्परेचर पे, यहां पे जो मेजर कंडीशन है एक वो है कि हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक अलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो उनका है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? हेलोजन एटम से। तो अलाइलिक पोजीशन कार्बन एडजेसेंट टू वन ऑफ द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे एक नई बात आ गई कि यार ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या रिएक्शन कराई है? Cl2 को हमने प्रोपीन के साथ हमने रिएक्शन करवाई है। अब यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, हाई टेम्परेचर है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ध्यान से देखना, 3 लोन पेयर लेके बैठा है क्लोरीन, हाई टेम्परेचर पे। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में लोन पेयर रिपल्शन है,
हाई टेम्परेचर मिल गया मतलब उनको हमने चाबी दे दी कि यार तुम बॉन्ड तोड़ लो अपना, क्योंकि तुम परेशान हो, लोन पे रिपल्शन के कारण तुम परेशान हो। हाई टेम्परेचर है तो बॉन्ड को तोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक Cl डॉट बन जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा यहां पे। ये बॉन्ड का भाई होमोलिटिक क्लीवेज होगा ना, फिश हुक एरो हमने बना लिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा क्लोरीन का, वो फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो क्या होगा, वो यहां पे आके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और बनेगा एक H डॉट। हमारे पास क्या थे, 2 Cl डॉट थे, तो एक Cl डॉट ने तो इधर आके के अटैक किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि Cl डॉट के CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 पे अटैक के कारण बना था, और बन जाएगा H डॉट और Cl डॉट मिलके HCl। ये तो हमको फंडा क्लियर हुआ। अब हमारे मन में एक सवाल और आना चाहिए, वो सवाल यह है कि सर देखो यहां पे 3 कार्बन है, भाई ये हम बोल देते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब आप हमसे बोल रहे हो कि कार्बन 3 पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे फ्री रेडिकल क्यों नहीं जनरेट हुआ? भाई कार्बन 3 पे ही क्यों फ्री रेडिकल जनरेट हुआ? ऐसे कोई थोड़ी ना बात होती है। तो वैसे तो सबको दिख रहा है, बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा फंडा हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं, और वो सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा ये है कि यहां पे जो फ्री रेडिकल बन रहा है, ये जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जो इंटरमीडिएट है वो सबसे स्टेबल अलाइलिक पोजीशन पे ही बनेगा इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल बन रहा है। तो फ्री रेडिकल कहां पे मिलेगा? अलाइलिक पोजीशन पे। सिमिलरली आप समझ ही चुके हो कि बेंजाइलिक पोजीशन पे ही फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, वो तो और ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जब भी हमको Cl2 दे रखा हो, हाई टेम्परेचर दे रखा हो, अलाइलिक पोजीशन दे रखी हो, तो समझ लेना फ्री रेडिकल सीन में आएगा और प्रोडक्ट हमारे बनेंगे ये कुछ ऐसे। ठीक है ना, अलाइल क्लोराइड आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या कहलाता है ये प्रोडक्ट? अलाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। IUPAC नेम है इसका 3-chloroprop-1-ene। अब तो इतने नाम कर लिए, बहुत आसान है। सिमिलरली अब मैंने अगर बेंजाइलिक पोजीशन लिया है तो क्या होगा भाई, यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा यहां पे, मतलब CH डॉट CH3 और H डॉट बनेगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां पे फ्री रेडिकल हम जनरेट करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये बेंजाइलिक पोजीशन पे एक क्लोरीन जुड़ गया, तो बेंजाइलिक क्लोराइड यहां पे बन गया। ठीक है, और HCl तो बनना ही है। ठीक है, सो यहां पे एक HCl भी बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पे तो हमने क्लोरीनेशन कराया, लेट्स से हमारा मन है यार कि हम ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं। अगर आप ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो ब्रोमिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, जो कि मतलब अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो अलाइलिक और बेंजाइलिक, तो वो आपके लिए काम बहुत आसान कर देगा। हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। वो रिएजेंट क्या है? वो रिएजेंट है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS। बहुत सारी जगह आपको दिख जाएगा कि भाई अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना हो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, मतलब आपको अगर अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करना हो तो आप NBS रिएजेंट को यूज करो। NBS रिएजेंट बहुत आसानी से ब्रोमिनेशन करा देता है। कहां पे? अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो भाई क्या होता है ये NBS? ये जो है, ये वाला हमारा जो कंपाउंड है ये कहलाता है NBS। अब देखो यहां पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो हमारे Cl के केस में हमने देखी थी। नाइट्रोजन का लोन पेयर, ब्रोमीन के लोन पेयर, आपस में दुनिया हिल रही होगी, इनकी रिपल्शन है, दूर जाने के लिए बेताब है ताकि भैया रिपल्शन कम हो। बॉन्ड टूटेगा तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, H डॉट बनेगा, और अगर H डॉट बनेगा और C यहां पे भी एक फ्री रेडिकल आएगा तो जो Br डॉट है वो क्या जुड़ जाएगा? वो हमारा प्रोडक्ट बना लेगा ऐसा, अलाइल ब्रोमाइड बना लेगा। वो क्या बना लेगा? अलाइल ब्रोमाइड। और जो यहां पे N पे डॉट बना था वो क्या बना लेगा? NH डॉट, N डॉट और H डॉट मिलके बॉन्ड बना लेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको अलाइल ब्रोमाइड बनाना हो या बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनाना हो तो क्या हमारे लिए बहुत ही शानदार वाला रिएजेंट है? N-ब्रोमोसक्सिनामाइड या फिर शॉर्ट में NBS। ठीक है, अब देखो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इथीन तो दे ही नहीं सकता भाई, इथीन डबल बॉन्ड ये है,
अब यहां पे तो कोई बेंजाइलिक पोजीशन या अलाइलिक पोजीशन ही नहीं है, तो जो फ्री रेडिकल अगर हम बना भी लेंगे, लेट्स से अगर हमने फ्री रेडिकल ये ऐसा कुछ बना भी लिया, तो वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। भाई sp2 कार्बन पे हम फ्री रेडिकल बना रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं है, तो ये पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए इथीन पे कोई अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजाइलिक और अलाइलिक पोजीशन ही नहीं है। ठीक है ना। अब लेट्स से हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने उस पे NBS के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा, सोचो, बनाओ। ठीक है, भाई कुछ नहीं होगा, यहां पे हमको बेंजाइलिक पोजीशन दिख रही है, ये जो बेंजाइलिक पोजीशन है, इस बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, एक Br आके जुड़ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने इस पे NBS के साथ रिएक्शन करवाया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप मेरे को करके बताओ। बस इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पे 2 अलाइलिक पोजीशन है। अब कौन सी अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है, करो। हाँ तो भाई कौन कौन सी अलाइलिक पोजीशन है यहां पे, एक तो ये और दूसरी ये। इसका मतलब फ्री रेडिकल 2 जगह बन सकता है भाई, एक फ्री रेडिकल यहां ये वाला, एक फ्री रेडिकल ऊपर ये वाला। अब जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, उस फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, सोचो जरा। फ्री रेडिकल मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब अगर +I ग्रुप जुड़ गया, जो जैसे कि ये एक ग्रुप है, तो ये उस फ्री रेडिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करेगा, तो वो फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा। इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, अच्छा बनेगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो 3 डिग्री के करस्पॉन्डिंग बनेगा। ये जो फ्री रेडिकल है कौन सा है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्री रेडिकल यूजलेस हो गया, किसी काम का ही नहीं है। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो Br डॉट आके अटैक करेगा, वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल पे जाके अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बी आइडेंटिफाई करना है और हमारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या है कि सबसे पहले तो इस कंपाउंड पे हमने एक्सेस NBS डाला। ठीक है, तो A बना। फिर भाई इस A पे हमने एल्कोहलिक QH डाला एक्सेस में, तो B बना। अब आपको B आइडेंटिफाई करना है। एल्कोहलिक QH क्या करता है, ये तो आपको याद ही होगा, एलिमिनेशन करता है E2। चलो ये भी हिंट दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ तो भाई देखो, एक्सेस में NBS दिया है, 2 जगह फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, यहां पे और यहां पे। एक्सेस में NBS है मतलब दोनों जगह फ्री रेडिकल जनरेट होगा, मतलब दोनों जगह Br आके जुड़ेगा। एक्सेस में देने का मतलब ये है, तो जो हमारा A है वो तो क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया A। अब मैं इस पे, ये मेरा हो गया A, अब मैं इस पे एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाता हूं। जो एल्कोहलिक KOH है वो हमको किस में काम करता है, एल्कीन जनरेट करने में काम करता था। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन में हमने देखा था। तो यहां पे जो हाइड्रोजन है और जहां पे जो हाइड्रोजन है, इस एल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म के कारण ये HBr बन जाएगा। तो H भी बाहर, Br भी बाहर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये HBr बाहर, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, बेंजीन। ठीक है ना। तो E2 एलिमिनेशन हो गया। एल्कोहलिक KOH यही तो काम करता है, क्या कराता है वो, E2 एलिमिनेशन कराता है। तो 2 बार एलिमिनेशन होगा भाई, दोनों Br के कारण एलिमिनेशन होगा, HBr बाहर जाएगा, बनेगा डबल बॉन्ड, तो फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन। और बेंजीन बनने के लिए तो भैया इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं होती, फटाक से कंपाउंड रेडी रहता है कि बेंजीन बन जाए, एरोमेटिक हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या है ये, B। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। भाई अगर हमको पॉलीमराइजेशन कराना हुआ तो उसके लिए भी हमको एल्कीन की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स से हमने इथीन लिया है, बहुत सारे इथीन लिए हैं, हजारों की संख्या में। ठीक है,
अब अगर मैं उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं तो ये एक पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? एक पॉलीमर बनेगा। तो हमने क्या किया, मोनोमर से क्या बना दिया, पॉलीमर। ये मोनोमर है, सिंगल सिंगल इथीन हमने लिए थे और हमको मिला क्या, बहुत सारे कनेक्टेड इथेन मिले हमको। तो हमने क्या किया, मोनोमर से पॉलीमर बनाया। तो ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बहुत जरूरी है और एक ऐसा कैटलिस्ट हमारे को चाहिए जो कि पॉलीमराइजेशन को क्या करे, सपोर्ट करे, जो कि इस इथीन, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को बोले कि भाई कैटलिस्ट यहां पे प्रेजेंस है, तुम जाके एक पॉलीमर बना लो। ठीक है ना। तो और ये जो पॉलीमर है ये पॉलीथीन है, जाना पहचाना पॉलीमर है, दिन भर हम यूज करते ही रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हमारी लाइफ में यूज आता है। ठीक है ना। सो मोनोमर से हमने क्या बना लिया, मोनोमर से हमने बनाया पॉलीमर। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ ऐसा देखो, ह्यूज 3D स्ट्रक्चर होता है, लंबी लंबी चेन्स होती हैं भाई, बहुत सारे। तो ये जो ब्लैक वाले हैं क्या है, कार्बन है, और जो व्हाइट वाले हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो लंबी लंबी चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैविंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग सिंपल मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है मोनोमर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। हमने क्या किया, मोनोमर से पॉलीमर बनाया, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाए जिनमें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स थे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, पॉलीमराइजेशन कहलाया। ठीक है ना। अब भाई पॉलीमर्स के बहुत सारे यूज होते हैं, कुछ यूजेस मैं आपको यहां बता देता हूं। पहला यूज प्लास्टिक फॉर्मेशन में, ज्यादातर जो प्लास्टिक होते हैं वो किसके बने होते हैं, इन पॉलीमर्स के बने होते हैं। दूसरा, ऑक्सी इथाइलिन वेल्डिंग में भी ये काम आता है, ये वेल्डिंग करते जब काम आता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड राइपनिंग फ्रूट्स। ठीक है, फूड को आपको प्रिजर्व करना है, आपको फ्रूट्स को पकाना है, आम को पकाना है, किसी को भी पकाना है, तो ये राइप करने में भी फ्रूट्स को काम आता है, और जनरल एनेस्थेटिक की तरह से भी काम आता है। ठीक है ना। तो इसके काफी बहुत सारे वैरायटी के यूजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है हमारे लिए पॉलीमर।